नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 और मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आपको एयरपोर्ट और एयरलाइन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर बता दें तो 25 मई यानी कि 4 दिन बाद देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा शुरू कर दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है। एक दिन पहले ही सरकार ने रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की और अब घरेलू उड़ानें भी 25 मई यानी कि सोमवार से शुरू कर दी जाएंगी। देश के सभी एयरपोर्ट और एयरलाइन कंपनियों को 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ ही साथ राज्यों की भी है। इसके लिए उन्हें तैयार रहना होगा। आपको बता दें कि देश में हर रोज करीब 6,500 घरेलू उड़ानें होती हैं। तो 25 मई से देश भर में एक बार फिर से जो प्राइवेट उड़ान है उसकी सेवा की शुरुआत होने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने आज ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दे दी है। आपको बता दें लगातार लॉकडाउन था और ऐसे में नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रद्द किया गया था, लेकिन अब 25 मई से एक बार फिर से हवाई सेवा शुरू करने की तैयारी है। मध्य प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद अब बीजेपी सरकार ने उन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिन्होंने सत्ता जाने के बाद भी अभी तक सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। इसकी शुरुआत पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत से हो गई है। संपदा विभाग की टीम ने आज भोपाल में उनका बंगला खाली कराने की कार्रवाई करते हुए बंगले को सील कर दिया। गृह विभाग कई पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए नोटिस पहले ही थमा चुका था। दरअसल यह आवास बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को अलॉट कर दिया गया है। आवास को खाली करने के लिए 2 बार नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी बंगला खाली नहीं होने पर यह कार्रवाई की गई। मौके का जायजा लिया IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे पूर्व मंत्रियों के बंगले खाली कराने के नोटिस जो है जारी किए गए थे और उसके बाद में अब बंगला खाली कराने की कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पूर्व मंत्री तरुण भनोट के बंगले का ये पूरा नजारा है, जहां पर आप देखेंगे कि 2 बार यहां पर नोटिस बंगला खाली कराने को लेकर दिया गया था और उसके बाद में जब बंगला खाली नहीं किया गया तो यहाँ पर इस पूरे बंगले को सील किया गया है। जो प्रशासन के जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। आप देखेंगे कि वो इस पूरे बंगले को सील कराने के लिए यहाँ पर आए थे और जो कार्रवाई है बंगला खाली कराने की वो की जा रही है। और ये कहा जा रहा था कि नोटिस जारी की पहले किए गए थे, समय दिया गया था सभी पूर्व मंत्रियों को कि बंगला खाली किया जाए। हमारे साथ में तहसीलदार मैडम मौजूद है। मैडम, क्या कार्रवाई अभी की गई है पूरा इस बंगले को लेकर, अभी खाली कराने को लेकर? इसमें पहले इन लोगों को नोटिस गया था जी, उसके बावजूद टाइम भी दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया है। तो फिर खाली करने की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन आज चूँकि उनके घर में से कोई भी नहीं है और ताला लगा है, इसलिए इसको सील किया जा रहा है। कितने जो लोग हैं जिनको नोटिस जारी किए गए थे इस तरीके से? इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मुझे अभी केवल यही इस बंगले का आदेश मिला है। तो अभी तरुण भनोट का बंगला जो है वो सील किया गया है। हालांकि कई जो पूर्व मंत्री थे जो पूर्व सरकार में, उनको बंगले खाली कराने के नोटिस जो है वो सरकार की ओर से जारी किए गए थे। इस बारे में सरकार का कहना है कि नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है, पर लेकिन इतनी जल्दी बंगले खाली कराए जाने को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो भी जरूर सवाल उठा रही है। कैमरामैन आजम आलवी के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में शराब दुकान खोलने के आदेश के बाद भी लिकर एसोसिएशन ने दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया है। उनकी मांग है कि लॉकडाउन के दौरान की लाइसेंस फीस कम की जाए। दोपहर में भोपाल एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि बिना लाइसेंस फीस कम हुए किसी भी हालत में शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इधर भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें नहीं खोलने पर आबकारी विभाग ने दुकान संचालकों को नोटिस जारी कर दिया है और 7 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देने पर विभाग दुकान संचालकों को बैंक गारंटी जमा करने का नोटिस भी जारी कर सकता है। कारोबारियों का कहना है कि विभाग के अफसर और सरकार से चर्चा जारी है। सरकार मौखिक तौर पर तो मांगों पर सुनवाई करने का आश्वासन दे रही है, लेकिन एसोसिएशन लिखित में मांग कर रहा है।
मौखिक आश्वासन पे ही हम लोगों ने सर दुकानें खोली कुछ जिलों में, भोपाल, इंदौर और जौनपुर छोड़ करके, लेकिन उन आश्वासनों पर सर कोई विचार नहीं हुआ। रोज की खपत है दुकानों की, उतनी हमको शराब दी जाए, उतना हमसे पैसा ले लिया जाए। यदि यह भी संभव नहीं है तो इस महामारी में जब तक स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक संपूर्ण दुकानें बंद रखी जाएं। मध्य प्रदेश सरकार के निर्देश के बाद भी ग्वालियर में शराब दुकानें नहीं खुली। शराब कारोबारियों की मांग है कि कोरोना के कारण बढ़ाई गई 26% एक्साइज ड्यूटी पर छूट दी जाए। इसको लेकर कारोबारियों ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात भी की थी। उसके बाद भी ग्वालियर समेत कई जिलों में शराब की दुकानें नहीं खुली। आपको बता दें कि शराब कारोबारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को प्रदेश भर की शराब दुकानों की स्थिति की 27 मई तक जानकारी पेश करने को कहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल में टैक्स फ्री पर अब एक नई बहस शुरू हो गई है। तर्क ये दिया जा रहा है कि जब लॉकडाउन में सब कुछ बंद है तो फिर टैक्स आखिर किस बात का। मध्य प्रदेश के पूर्व विधि मंत्री पीसी शर्मा ने यह बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने सरकार से लॉकडाउन के दौरान सभी तरह के टैक्स माफ करने की मांग की है। पीसी शर्मा का कहना है कि सड़कों पर ना गाड़ियां चली और ना ही लोग निकले, ऐसे में लॉकडाउन अवधि का रोड टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली बिल फिक्स चार्ज से लेकर स्कूल फीस, जनता से जुड़े हर तरह की सुविधा वाले लगने वाले जो टैक्स थे उन्हें अब फ्री कर दिया जाना चाहिए। इधर बीजेपी की इस मांग को कांग्रेस की सियासी दांव बता रही है। वहीं जाहिर है कि इस मुद्दे पर अब सियासी गलियारों में आने वाले दिनों में बहस और भी ज्यादा गर्माने वाली है। इन सब चीज़ों में रियायत देना चाहिए। बिजली के बिलों में, प्रॉपर्टी टैक्स और रोड टैक्स, गाड़ियाँ चल नहीं तो रोड टैक्स काएगा, रोड टैक्स भी ख़त्म होना चाहिए। जितने भी टैक्सेस हैं जो लॉकडाउन पीरियड है, ऐसा राजस्थान सरकार ने किया है, वैसा किया जाना चाहिए। देखिए, कांग्रेस में लगातार उनके नेता, पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व मंत्री, सब सारे के सारे लोग कोरोना काल में काइयापन पर उतरे हुए हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं और लगातार जिस प्रकार का व्यवहार उनका है वो कतई संवेदनशील नहीं है। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे जयंती मनाए जाने के मामले में पूर्व सीएम कमलनाथ की ट्वीट के बाद प्रशासन हरकत में आया है। आज कार्रवाई को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों की बैठक भी हुई है। एडीएम किशोर कानियाल ने बताया कि गोडसे जयंती मनाने के मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आज शाम तक कार्रवाई की भी जा सकती है। इधर हिंदू महासभा कार्रवाई को लेकर भड़की हुई है। उसका कहना है कि क्रांतिकारियों का जन्मदिवस मनाकर कोई पाप नहीं किया गया है। अगर प्रशासन कांग्रेस के दबाव में कोई भी कार्रवाई करेगा तो कोर्ट जाएंगे, साथ ही कार्रवाई का विरोध भी करेंगे। बता दें कि मंगलवार को हिंदू महासभा कार्यालय में नाथूराम गोडसे की जयंती मनाई गई, जिसमें 111 दीपक भी जलाए गए थे। हिंदू महासभा शहीदों क्रांतिकारियों की पार्टी है। यदि हम अपने शहीदों क्रांतिकारियों को नमन करने के लिए अपने घर में शांति से नमन कर रहे हैं, उसके बाद भी यदि हमको जो है प्रकरण दर्ज करने की बात की जाएगी तो निश्चित रूप से हम न्यायालय में और सड़कों पर उसका जवाब देंगे। नहीं, जैसे कि बताया गया ना अभी कि ये तथ्य जो कल संज्ञान में आया है और एसपी साहब से इसमें चर्चा की गई है और उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार राज्य सरकार के लिए सिरदर्द बनता जा रहा है। बीजेपी में मचे घमासान के बीच दावेदारों से भी मेल मुलाकात का दौर जारी है। विंध्य से सीनियर बीजेपी विधायक गिरीश गौतम ने आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात कर दावेदारी पेश की है। हालांकि गिरीश गौतम ने इसे सामान्य मुलाकात बताया है। मंत्री पद की दावेदारी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में फैसला संगठन को ही लेना है। इस बार शिवराज कैबिनेट में शामिल होने के लिए विंध्य से पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल के सामने सीनियर विधायक केदार शुक्ल और गिरीश गौतम कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मंत्री परिषद का पूरा जिम्मेदारी संगठन की, मुख्यमंत्री जी की हो। आपकी अपनी ओर से कोई दावा, क्योंकि कहा जा रहा है कि सर कार्यकर्ताओं की इच्छा, फॉर्म तो भरा नहीं जाता, कोई दावा न कोई आवेदन दिया जाता है, विचार करना उनका काम है।
वहीं मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले बीजेपी बगावत के सुर दबाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में ग्वालियर चंबल में सिंधिया के धुर विरोधी माने जाने वाले नेता जयभान सिंह पवैया ने आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात की। इस मुलाकात को सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद पवैया की नाराजगी को दूर करने को लेकर देखा जा रहा है। मुलाकात के बाद पवैया ने सिंधिया के साथ चुनाव प्रचार करने को लेकर कहा था कि ये समय ही बताएगा। जयभान सिंह पवैया से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने। मैं पहले ही कह चुका हूं कि निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन हुआ होगा तब इतना बड़ा फैसला लोग करते हैं, और अगर विचार परिवर्तन हुआ है और वो हिंदुत्व की पताका थामने के लिए आए हैं तो हमारे परिवार के हिस्सा बन जाते हैं। प्रवृत्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी जैसे संगठन में कोई स्थान होता ही नहीं है, और इसलिए जो भी आए हैं वो अपना ये मन मानस बनाकर आए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, नेताओं की पार्टी नहीं है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के 11 जिलों के शहर और ग्रामीण अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। AICC के महासचिव KC वेणुगोपाल ने लेटर जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। कमलनाथ सरकार जाने के बाद कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। लंबे समय से प्रदेश में जिला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष को बदले जाने की कवायद चल रही थी। इनमें से ज्यादातर नए अध्यक्ष सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र में बनाए गए हैं। अतुल चौहान को श्योपुर, अशोक सिंह को ग्वालियर ग्रामीण, कमल सिलकारी को विदिशा, बलबीर तोमर को सीहोर, महेंद्र कटारिया को रतलाम शहर, श्री प्रकाश वर्मा को शिवपुरी, मान सिंह पसरोदा को गुना शहर, और इसी तरह अलग अलग लोगों को अलग अलग एरिया बांट दिए गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में एक तरफ कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज है तो वहीं उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयारियों करने में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से जो इस वक्त भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुधीर, अलग अलग खबरें हमने दिखाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में अब कैबिनेट विस्तार की जो अटकलें हैं वो और भी ज्यादा तेज हो गई है। अलग अलग जो सीनियर लीडर हैं बीजेपी के वो अपने अपने पद के लिए, मिनिस्टर पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं। कैबिनेट विस्तार को लेकर के क्या कुछ आपके पास जानकारी है, किस तरह की रणनीति है बीजेपी की, उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, अगर बात की जाए तो नई गाइडलाइन में जिस तरीके से बदलाव किया जा रहा है उसके बाद में कैबिनेट का विस्तार जल्द हो सकता है, इस बात के संकेत मिले हैं। पर लेकिन सबसे बड़ा संकट बीजेपी के सामने अपने घर में अंतर्द्वंद को थामना है। लिहाजा बीजेपी के तमाम जो दावेदार हैं उनको कैसे मनाया जाए, उनको कैसे शांत किया जाए, ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मशक्कत हो सकती है। सरकार के अंदर पद चाहिए पर लेकिन संगठन के पास में गुहार लगाई जा रही है और बीजेपी के तमाम जो चेहरे जो इस बार अपना दावा ठोक रहे हैं वो बीजेपी के संगठन के मुखिया BD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत से मुलाकात कर रहे हैं। आज गिरीश गौतम, रामेश्वर शर्मा ने मुलाकात की है। गिरीश गौतम की अगर बात करें तो देव तालाब से वो विधायक हैं और सीनियरिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस बार उनका दावा काफी ज्यादा मजबूत बनता है। रायन शुक्ला बिंद से एक चेहरा हुआ करते थे जो पिछली शिवराज सरकार में लगातार मंत्री रहे, पर लेकिन इस बार उनको सामने जो है कई सारी चुनौतियां पेश करते हुए गिरीश गौतम और केदार शुक्ला नजर आ रहे हैं। केदार शुक्ला को इससे पहले हमने बताया था कि किस तरीके से मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत हुई, संगठन के अलग अलग लोगों से उन्होंने चर्चा की और उसके बाद में आज गिरीश गौतम की मुलाकात ये साफ बताती है कि मध्य प्रदेश के अंदर सरकार में जो चेहरे चुने जाने हैं मंत्रियों को लेकर, उसको लेकर हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लिहाजा आज भी मंत्री पद के दावेदारों ने मिलकर अपना दावा पेश किया। गिरीश गौतम से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने मंत्रिमंडल की चर्चा को लेकर तो इनकार किया, पर लेकिन जो उनके शब्द थे, जो उनके बयान थे, वो ये साफ इशारा करते थे कि अपना दावा वो पेश करने के लिए आए थे, क्योंकि मंत्री पद को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में संगठन को फैसला लेना है और इस बार बिंद में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस बात की उम्मीद भी उन्होंने जताई है। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, तो मेल मुलाकात का जो दौर है वो भी जारी है, लेकिन बस यही नहीं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की बात तो हो ही रही है और उपचुनाव की सरगर्मी भी काफी तेज देखी जा रही है। बीजेपी के बाद कांग्रेस की तरफ से भी शहर और जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी गई है। वहीं लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी अपने अपने दावे ठोक रही है कि उपचुनाव तो वही जीतेंगे।
देखिए, बिल्कुल उपचुनाव को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस की तैयारी जहां पे संगठन विस्तार को लेकर है, क्योंकि जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं सबसे ज्यादा वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव था। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव को कम करने के लिए जो दूसरे गुट के नेता कांग्रेस के माने जाते हैं, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो या दिग्विजय सिंह का चूंकि उस इलाके में ज्यादा प्रभाव है, गुना जिस संसदीय क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वहां पर उनकी खुद की विधानसभा, उनका खुद का गृह निवास भी राधौगढ़ भी आता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह को ग्वालियर अंचल की कमान पूरी तरह संभालनी होगी। और आज जिस तरीके से कांग्रेस ने 11 नए जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया, उसमें दिग्विजय सिंह के समर्थकों की एक फहरिस्त पूरी नजर आती है। विदिशा की बात करें, सीहोर की बात करें, गुना की बात करें या फिर ग्वालियर ग्रामीण में अशोक सिंह की बात करें, ये दिग्विजय सिंह के समर्थक है जिनको यहां पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पर बीजेपी के सामने उपचुनाव को लेकर चुनौती अपने अंदर, घर के अंदर जो अंतर्द्वंद, जो नाराजगी है उसको मनाने को लेकर है। बीजेपी ने अपने यहां पर कुछ नियुक्तियां पहले जरूर की हैं, पर लेकिन इस बार बीजेपी को यह लगता है कि बीजेपी के अंदर जो पुराने लंबे समय से काम करते हुए चेहरे थे उनको मनाया जाए। और यही बात की कोशिश आज बीजेपी में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर देखने मिली। जयवान सिंह पवैया एक बड़ा चेहरा माने जाते थे और उनकी राजनीति का जो केंद्र हुआ करता था वो ग्वालियर के अंदर सिंधिया विरोधी या महल विरोधी माना जाता था। और आज जब उन्होंने मुलाकात की है तो ये माना जा रहा है कि शायद उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश बीजेपी के संगठन के नेताओं ने की है। और जब वो बाहर निकल कर आए तो बड़ा बयान उन्होंने दिया भी, जैसा कि अपने दर्शकों को बताया कि हिंदुत्व की पताका लेकर अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हैं तो काम करने के लिए तो बेहतर है। हृदय परिवर्तन शायद मोदी के कारण हुआ है। तो यह बयानबाजी बिल्कुल साफ बताती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से तलखियां उनकी कम नहीं हुई है। पर लेकिन जयवान सिंह पवैया चूंकि संघ के विचारधारा के, कट्टर विचारधारा के व्यक्ति हैं, लिहाजा एक निष्ठा उनकी जिस तरीके से बीजेपी या संघ के प्रति हो सकती है, ऐसे में हो सकता है कि मजबूरी के साथ में वो काम करें। और बीजेपी को यह लगता है कि नेताओं की अगर नाराजगी दूर नहीं की गई तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़े। ऐसे में आज जो पूरी कवायद है, चाहे कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की बात हो या फिर बीजेपी की ओर से मेल मुलाकात की बात हो, ये पूरी तैयारियां उपचुनाव से जोड़कर देखी जा रही हैं। आकांक्षा। बिल्कुल सुधीर, भले ही ये लोग कहे कि ये रूटीन प्रोसेस है, लेकिन जिस तरह से मेल मुलाकात हो रहा है, लगातार वीडी शर्मा से कई बड़े मंत्रियों की और दिग्गजों की मुलाकात हो रही है, वो जरूर उपचुनाव की तैयारियों की तरफ ही इशारा कर रही है। शुक्रिया सुधीर पूरी जानकारी के लिए। चलिए, तो किस तरह की सियासी हलचल है मध्य प्रदेश में ये हमने आपको बता दिया। अब आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का कोरोना मीटर क्या है, कोरोना के आंकड़े आखिर मध्य प्रदेश में कहां तक बढ़ चुके हैं। तो आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। 5710 अब तक कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, उनमें से 2704 ठीक भी हो चुके हैं। वही मौत का आंकड़ा 262 तक जा पहुंचा है। चलिए, अब रुख करेंगे सरपट समाचार की तरफ। सरपट अंदाज में आपको बताएंगे बड़ी खबरों के बारे में। मुरैना जिले की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। सिंधिया समर्थक 4 विधायकों ने जहां इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, तो वहीं जौरा सीट कांग्रेस विधायक बनवारी लाल के निधन से खाली हुई है। अब उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप लगाने का दौर भी शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य जमुना मरावी और संगीता शर्मा ने जबलपुर हाईकोर्ट की शरण ली है। दोनों ही सदस्यों ने शिवराज सरकार द्वारा पद से हटाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अलग अलग मामलों के आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के लिए अनोखी शर्त रखी है। जमानत पर रिहा किए गए आरोपियों को कोरोना वॉरियर के रूप में नाम दर्ज कराना होगा। कोर्ट ने अलग अलग मामलों में कलेक्टर को निर्देश दिए कि रजिस्टर में इनके नाम दर्ज कराए और कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए जा रहे कामों में इनका सहयोग मिले। इंदौर में कलेक्टर ने ग्रामीण सीमाओं के अंदर क्लोज कैंपस में सभी प्रकार के व्यवसाय और फैक्ट्री शुरू करने की अनुमति दे दी है। साथ ही शहरी सीमा के 29 गांवों को भी कुछ शर्तों के साथ रियायत मिली है, जिसमें लसूरिया, देपालपुर, बेटमा, गौतमपुरा समेत अन्य क्षेत्र भी हैं जिनमें इंडस्ट्रीज भी हैं, वो भी अपना व्यवसाय संचालित कर सकेंगे। पश्चिम रेलवे ने रतलाम मंडल से होते हुए देवास से नई दिल्ली के बीच एक फेरा कोरोना पार्सल स्पेशल ट्रेन का परिचालन करने का फैसला किया है। इस ट्रेन के माध्यम से कोई भी इच्छुक व्यक्ति अपना सामान नई दिल्ली भेज सकेंगे। ट्रेन में कृषि उपज, दवाइयों और दूध को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। कटनी के जबलपुर मैहर मार्ग पर एक मजदूर घोड़े को लेकर ही 360 किलोमीटर दूर घर के लिए निकल पड़ा है। गाड़ेवारा में सीमेंट के रोलर बनाने वाली निजी कंपनी में काम करने वाले मजदूर को 4 महीने से वेतन नहीं मिला, जिसके बाद उसने अपने घोड़े के साथ ही घर की तरफ कूच कर दिया। लॉकडाउन के दौरान राजस्थान में फंसे 67 मजदूरों को आज राजस्थान के जयपुर स्टेशन से सीहोर लाया गया है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर इन सभी प्रवासी मजदूरों का पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया और फिर उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट किया गया और इनको बसों के जरिए इनके गांव तक पहुंचाया जा रहा है।
कटनी के जबलपुर मैयर मार्ग नेशनल हाईवे में एक मजदूर वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर घोड़े को लेकर ही 360 किलोमीटर दूर घर के लिए निकल पड़ा। गाडरवारा में सीमेंट कंपनी में राकेश कुमार काम करता है। उसे 4 महीने से वेतन नहीं मिला था। पैसों की किल्लत होने की वजह से उसने अपने घोड़े के साथ ही अपने घर की तरफ कूच कर दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।